गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, अभिनव कुमार पांडे गुड मॉर्निंग भेजे रहा करो, हम सब देख लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आंसर राइटिंग के लिए सोनू कुमार पहले पढ़ो, खूब पढ़ो, और फिर छोटे छोटे आंसर लिखो। 100 100 शब्दों में, 50 50 शब्दों में, 100 100 शब्दों में। तब खूब प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग बच्चों। सब होगी बच्चे, हर हर महादेव। इतना बड़ा नाम रखे हो यार तुम, हर हर महादेव जी, हर 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 महादेव जी। इतना लंबा नाम। सब क्लासेस होंगी, सब आंसर राइटिंग होगी, बस थोड़ा सा वेट करिए। आप लोगों का जो है वो, जब नया बैच शुरू होता है तो सारा मैनेजमेंट में थोड़ा वक्त लगता है। तब होगा। जो कराया जा रहा है कम से कम उसे कंप्लीट करिए, ठीक है? चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग लास्ट टर्न पर जो क्लासेस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बच्चों देखा है कि हम लोगों ने आपको कुछ ऑर्बिट्स के बारे में बताया था। ऑर्बिट्स यानी कि कक्षाओं के बारे में बताया था। इसके बाद हमने इनसेट सिस्टम के बारे में बताया, इंडिया का। फिर इसके बाद आईआरएस सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है, पिछली क्लास में। तो ऑर्बिट्स बताई थी, इनसेट के सिस्टम के बारे में बताया था, आईआरएस सिस्टम के बारे में बताया था। और आज जो है इसी के आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। आज हम लोग नेविगेशनल सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि भारत का अपना जीपीएस सिस्टम जो भारत बना रहा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में। आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो अगर यहां पर बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अभी शगुन त्रिपाठी ये सब शुरुआत हुई हैं। और शुरुआत हुई हैं, अभी धीरे धीरे बेटा पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में तुम उड़ान नहीं भरने लगोगे। अभी पहले उड़ान भरने के लिए क्या करना होता है, पहले 2 साल ट्रेनिंग करनी होती है। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा करना, कर पाना, अच्छा लिख पाना, एक वक्त के साथ जो है जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप अच्छा लिख पाएंगे। यूपीएससी अगर 1 महीने में ऐसे जैसे आप सोच रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की तैयारी में निकल जाता, तो सब देश भर का सभी युवा आईएएस ऑफिसर ही बन के टहल रहा होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए आप, हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि आपको करते रहना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहना है। ये बात ध्यान रखनी जरूरत है, ठीक है? कुछ लोग सोच रहे हैं अरे मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, एक दिन लिखे बहुत अच्छा मैं नहीं। अरे तुम कोई भगवान का जो है वो तुम्हारे ऊपर वो थोड़ी ना है कि बस तुमको छू लिया और तुम तथास्तु हो गया कि तुरंत भाई वो चीज तुमसे लिखने लगेगी। नहीं बेटा, ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और इस प्रैक्टिस को जब तुम करोगे, करते रहोगे, जो मैं बता रहा हूं, आज चाहे जितना बुरा लिख रहे हैं लेकिन रोज लिख रहे हैं, वही सफलता अर्जित करेंगे। और जो नहीं लिख रहे हैं और सोच रहे हैं एक दिन में मैं बहुत जो है सुपरमैन बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीजें हैं,
ठीक है, तो इस चीज को समझिए, इस चीज को। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारत के अपने जीपीएस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अपने भारत के अपने जीपीएस सिस्टम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अभी जो हम लोग नेविगेशनल सैटेलाइट्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका का यूज करते हैं। ठीक है, अमेरिका का यूज करते हैं, लेकिन हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जब हम अपना खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो फिर हम अमेरिका का जीपीएस सिस्टम छोड़ देंगे और हम अपने देश का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे एग्जैक्टली हम लोग इरनस के नाम से जानते हैं, जिसे नाविक के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे। दुनिया में बहुत सारे नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका का नेवस्टार पहले कहा जाता है, कहा जाता था, अब जीपीएस कहा जाता है। ये किसका नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, यूएसए का है। ठीक है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या होते हैं मैंने कई बार पहले बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूं कि हम ऐसा सैटेलाइट सिस्टम जो हमें हमारी पोजीशन बताता है, या हम जहां पर जाना चाहता है, हमारी डेस्टिनेशन या हमारा रास्ता बताता है। ऐसा जो आपने फोन में कभी यूज किया है उसे ही नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर दुनिया जो यूज करती है वो अमेरिका का जीपीएस यूज करती है, जिसे पहले नेवस्टार के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसी तरीके से का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है अब रशिया ने भी डेवलप कर लिया है, रूस ने भी डेवलप कर लिया है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोनास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो किसने वो कर दिया है, ठीक है, अपना खुद का डेवलप कर लिया है, वो अमेरिका का डिपेंडेंसी उसने छोड़ दी है, वो रूस का ग्लोनास है। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन का, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो है। ठीक है, गैलीलियो है। और फिर चाइना का यानी कि चीन का जो है वो है बीडू, जिसे अब कंपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, कंपास के नाम से। तो याद रखिएगा बच्चों, चीन का किस नाम से जाना जाता है, बीडू के नाम से, और अब कंपास के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चार नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप पहुंच जाइए, ठीक है, वहां पर इन सारे सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अमेरिका का जीपीएस, यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का कंपास, इसे आप पूरी दुनिया में यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा है बच्चों, ये वैश्विक है। कैसा है ये, वैश्विक है। ठीक है, ये कैसा है, ये वैश्विक है, यानी पूरी दुनिया में इसका इसका यूज आप कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आप अमेरिका का जीपीएस, गैलीलियो का यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो, और रूस का ग्लोनास और चीन का कंपास यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर दो देशों ने अपना डेवलप किया है। एक भारत का जो है वो इरनस है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और जापान का, ठीक है, जापान का ये QZSS है, QZSS। ये क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का मतलब हो जाता है रीजनल है, रीजनल है, यानी कि ये पूरे दुनिया को में सेवाएं नहीं देता है, सिर्फ अपने चारों तरफ, यानी अपने देश के, जैसे भारत है तो भारत के चारों तरफ ये सेवाएं देगा, लेकिन पूरी दुनिया में ये सेवाएं नहीं देगा। ठीक है, तो भारत का इरनस और जापान का QZSS, ये दोनों जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं, ना कि पूरे विश्व स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं। जबकि अमेरिका का जीपीएस, यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का कंपास पूरे दुनिया में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भारत के जीपीएस में और अमेरिका के जीपीएस में, या रूस का जो ग्लोनास है उसके उसमें, कि रूस का ये सब जो है ये पूरी दुनिया में आपको सेवाएं देंगे, यानी दुनिया में कहीं पर भी पहुंच जाइए, वहां पर आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो आपको इनका जो है सेवाएं मिलेगी, उनकी मदद से आप कहीं से आ जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत की बात आपको करनी है तो भारत वाला जो है पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, जापान वाला पूरी दुनिया को कवर नहीं करता। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, पूरी दुनिया के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें कुछ वैश्विक हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
अगर भारत भारत का ही देगा तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपको डिपेंडेंसी नहीं दूसरों पर रखनी पड़ेगी। आपके जहाज, आपके फाइटर जेट, आपकी मिसाइलें, आपके ग्लोबल सिस्टम, आपके जो नेविगेशनल सिस्टम है उनसे उड़ान भरेंगी। ठीक है, अगर कभी अमेरिका ने कह दिया हम आपको सेवाएं नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका मुंह नहीं ताकेंगे, हम अपना सेल्फ रिलायंस होंगे, हम सेल्फ डिपेंड होंगे। ठीक है, यही वो देश हैं जो कि वासुदेव वासु की जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बेहतर कर रहे हैं, तो हम इनकी सेवाएं लेते हैं, इनकी सेवाएं देखते हैं। जो देश जो है वो खाने के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान की थोड़ी ना हमें सेवाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर मामला नहीं है बनता है, हम लोग इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, यूरोप का संघ, यूरोप के कई देशों का मिलकर एक एक संघ बनाया हुआ है जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। ईयू का मतलब ये होता है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? ये सारे दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम ये है, इस नाम से जाना जाता है। इस साल यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसे अच्छे तरीके से करते जाओ। अगर हम दूसरी कंट्री में विजिट करेंगे तो उनके देश का नेविगेशनल सिस्टम या जीपीएस सिस्टम का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम अमेरिका, पूरी दुनिया में जीपीएस सिस्टम की सेवाएं मौजूद हैं, तो वहां पर आपको कौशलेश यादव, अगर वहां पर पहुंचेंगे तो हम अमेरिका का जीपीएस यूज करेंगे या उनके देश का यूज करेंगे? नोट हो गया बच्चों? ये फर्क जरूर याद रखिएगा बच्चों, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता कि किसका वैश्विक है, किसका क्षेत्रीय है। ठीक है, वैश्विक जो है वो चार हैं। ठीक है, ये चार हैं, और क्षेत्रीय जो है वो ये दो हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्षेत्रीय का मतलब अपने क्षेत्र में ही कवर करेंगे, वैश्विक का मतलब इनकी सेवाएं पूरी दुनिया में मिलेंगी आपको। ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं क्लियर होता बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, अपने शब्दों में वहां पर लिख लीजिएगा कि ये जो है वो पूरे विश्व में सेवाएं देता है, और ये सिर्फ रीजन स्तर पर यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर सेवाएं देता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते रहे हैं बच्चों इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारत के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को यहां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग इरनस के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, या हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय क्षेत्रीय नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय क्षेत्रीय नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इरनस के नाम से इसे जाना जाता है। फिर इसके बाद इसी का दूसरा नाम, यानी कि इसी को अब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे नाविक कहते हैं। भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, या भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन। तो बच्चों इसके दो नाम है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पेन रोक कर समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, नहीं समझने की कोशिश करोगे, इधर उधर दाएं बाएं करोगे, तो फिर कोई गारंटी हमारी नहीं, हमारी तरफ से गारंटी वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। समझ में आ रही बात? फैशन के दौर में गारंटी, जब तुम फैशनेबल बने रहोगे, दायां बायां देखते रहोगे, तो कोई गारंटी नहीं है किसी, कोई ना टीचर ना कोई इंस्टीट्यूट, इवन कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गारंटी नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर फैशन, एक बड़ा लिखा होता है ना, जब कहीं पर शॉपिंग करने जाओ, थैले पे लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो गारंटी की इच्छा नहीं हो। अगर तुम फैशन का दौर नहीं सीरियस तरीके से देखोगे तो सब यही समझ में आएगा, यही रटवा के भेजूंगा। ठीक है, इधर देखो, तो मैंने बताया था भारत के नेविगेशन सिस्टम को एक नाम देते हैं इरनस, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, नाविक कहा जाता है। भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्षेत्र में नेविगेशन। ठीक,
अब इसमें बात समझिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इसमें कितने सैटेलाइट हम लोग भेजने जा रहे हैं। हम लोगों ने इनिशियल 7 सैटेलाइटों का, ठीक है, 7 सैटेलाइटों का एक पूरा का पूरा जो है कॉन्स्टलेशन बनाने की योजना थी, जो हमने अब बना लिया है 7 सैटेलाइट। ये 7 सैटेलाइट पूरे पूरे हमारे भारतीय क्षेत्र के, ठीक है, भारतीय क्षेत्र के 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे। कितने एरिया को कवर करेंगे? भारतीय क्षेत्र के लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? ये हमारा भारत है मान लो, तो भारत के इधर की तरफ 1500 किलोमीटर, इधर की तरफ 1500 किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया कवर होगा, ठीक है। 1500 किलोमीटर इधर कवर होगा बच्चों, और 1500 किलोमीटर किधर कवर होगा? इधर कवर होगा, ठीक है। ये दोनों तरफ के 1500 किलोमीटर का, ऊपर 1500 नीचे 1500, इतना बड़ा एरिया कवर होगा। और इस कवर एरिया में हम 7 सैटेलाइट लगाएंगे। एक ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे, दो, मतलब ऐसे इक्वेटर के सामने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगेंगे, जो आप लोगों को मैंने बताया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं, 3, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, और एक यहां पर। कुल मिला के कितने हो गए? 7 सैटेलाइट, ठीक है। 3 और 4, 7 सैटेलाइटों का ये कॉन्स्टलेशन बनेगा। भारतीय क्षेत्र में लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया में 7 सैटेलाइटों को हम सजाकर हम यहां पर सेवाएं प्रदान करेंगे। समझ में आ रही बात? यहां पर सेवाएं प्रदान करेंगे, 7 सैटेलाइट लगेंगे, 1500 किलोमीटर का एरिया कवर होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इधर सैटेलाइट, इधर 7 सैटेलाइट ऐसे कवर किए जाएंगे। ये 2 तरीके की सेवाएं देगा बच्चों। इरनस जो है हमें 2 प्रकार की सेवाएं देगा। एक होगा मानक पोजिशनिंग सर्विस, जिसे स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस या मानक पोजीशनिंग सर्विस देंगे। ये सभी उपयोगकर्ताओं को मिलेगी, यानी ये आम आदमी को, ठीक है, हमारे देश में जो आम जनता है, आम लोग हैं, ठीक है, आम जनता को ये प्रोवाइड होगी सर्विसेज। ये प्रोवाइडेड, जैसे कि अभी हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, वैसे ही कभी कल फ्यूचर में इरनस यूज करेंगे, नाविक यूज करेंगे। आम आदमी को ये सेवाएं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी वालों को नहीं, हम सबको, हम सब आम आदमी है ना, आम आदमी, मैंगो पीपल, इंग्लिश में अंग्रेजों ने कहा मैंगो पीपल हैं, ये आम आदमी है। मैंगो तुम देखो, बिल्कुल आम आदमी मैंगो जैसा ही होता है, अगर ध्यान से देखो तो। मैंगो को हम लोग क्या करते हैं? मैंगो खाते हैं, चूसते हैं, निचोड़ते हैं, उठा के उसकी गुठली फेंक देते हैं। वैसे ही आम आदमी के साथ क्या होता है? जो बड़े खास आदमी होते हैं वो उसको यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसकी गुठली उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन आम आदमी की खास बात यह भी होती है कि गुठली जहां फेंकी जाती है, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, वहीं से फिर से एक नया पेड़ उग जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आम आदमी भी बिल्कुल आम जैसा ही होता है। लोग उसे खास आदमी खाकर फेंक देते हैं, लेकिन वो जहां सिचुएशन उसको सही मिली, वहीं पर वो जो है फिर से अपना पेड़ पैदा कर लेता है। तो इसीलिए लोग मैंगो पीपल कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मानक पोजीशनिंग सर्विस जो मिलेगी, ये सभी उपयोगकर्ताओं को मिलेगी, हम आम जनता को मिलेगी। लेकिन ये जो प्रतिबंधित सेवा होगी, जो दूसरी सेवा ये प्रदान करेगा, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये सिर्फ अधिकृत उपयोगकर्ताओं को मिलेगी। मतलब जैसे कि आप बताएं, हमारी सेना को मिलेगी, या जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको मिलेगी, ठीक है। तो अब कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क होगा? ठीक है, ये जो है बिल्कुल नॉर्मल सी रहेगी, ये थोड़ा सा प्रतिबंधित रहेगी। मतलब इसमें जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोडेड होगी, यानी इनक्रिप्टेड होगी, यानी कि आप इनकी जो लोकेशन होते हैं उनको डिकोड नहीं कर सकते हैं, आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। भाई सेना है, कोई ऑपरेशन कर रही है, तो कोई उनकी लोकेशन का पता ना कर ले, उनकी लोकेशन को हैक ना कर ले, तो ये सब नहीं होगा। मतलब ये काफी जो है वो इनकोडेड होगी, काफी इनक्रिप्टेड होगी, तो दूसरे लोग, इसका दुश्मन इसके बारे में पता नहीं कर पाएंगे। तो ये सेना को मिलेगी, सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी। ये जो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होंगी, ये सिर्फ अधिकृत उपयोगकर्ताओं को मिलेंगी, ये सबको मिलेंगी। जैसे अभी हम लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, कल फ्यूचर में जो है हम लोग वो यूज करेंगे, आपका जो है भारत का जो है वो गगन इरनस यूज करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहला उपग्रह, इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो सबसे पहला उपग्रह भेजा गया था, वो उसका नाम था इरनस 1A भेजा गया था। कब भेजा गया था बच्चों? 2013 में भेजा गया था। तो क्या भेजा गया? तो जो सबसे पहला उपग्रह इस क्षेत्र इसमें था, 2013 में भेजा गया था। फिर इरनस 1B भेजा गया, फिर इरनस 1C भेजा गया, फिर इरनस 1D भेजा गया, फिर इरनस 1E भेजा गया, फिर इरनस 1F भेजा गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहकर फिर इरनस 1F भेजा गया, फिर इरनस जो है 1EFG भेजा गया, ठीक है, जी भेजा गया।
तो फिर उसके बाद जब जी भेज दिया गया तो 7 कॉन्स्टलेशन कंप्लीट हो गया, 7 उपग्रह कंप्लीट हो गए। लेकिन तभी पता चला कि इरनस 1A खराब हो गया है। जब इरनस 1A खराब हो गया, इस बात का पता चला, तो फिर हमने उसको रिप्लेस करने के लिए इरनस 1H भेजा। लेकिन इरनस 1H भी जो है वो सफल नहीं हो पाया, यानी कि हमारे जो ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, उसमें नहीं जा पाया। तो फिर उसके बाद ये भी फेल हो गया, तो फिर हमने इरनस 1I भेजा। तो फाइनली हमने इरनस 1I 2018 में भेजा। तो 2013 से लेकर 2018 तक हमने कुल मिलाकर 9 उपग्रह भेजे, जिसमें से एक खराब हो गया और एक जो है वो कह सकते हैं एक जो है सही से स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन बाद में हमने इसको 7 उपग्रहों का जो है वो कॉन्स्टलेशन कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम नए नए जो है वो श्रेणी के उपग्रह हमने भेजने शुरू कर दिए। नए श्रेणी के मतलब कि न्यू जनरेशन के, यानी नई पीढ़ी के हम लोगों ने नेविगेशनल सैटेलाइट भेजने शुरू कर दिए, और जिसका नाम एनवीएस के नाम से रखा गया। तो एनवीएस 01, ठीक है, एनवीएस 01 जो है वो 2023 में भेजा गया, 2023 में भेजा गया पहली बार। ये नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट थे, वो वाली पीढ़ी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसको हमने 7 सैटेलाइट भेज दिया। हमने सोचा अब इसको और इंप्रूव करें, इनको सपोर्ट देने के लिए, तो हमने एनवीएस 01 भेजा 2023 में, ये सफल रहा। लेकिन एनवीएस 02 हमने अभी हाल में भेजा। ये एनवीएस 02 जो है वो हमने ये आपका जो है 29 जनवरी 2025 को भेजा, ठीक है, 29 जनवरी 2025 को हमने भेजा। लेकिन क्या हुआ कि ये असफल हो गया, ये ऑर्बिट में इंटर नहीं कर पाया, ठीक है, फाइनली जो है ये असफल हो गया। तो अभी हमारे पास जो है वो इरनस वाले उपग्रह मौजूद हैं और एनवीएस 01 मौजूद है। तो कुल मिला के नई पीढ़ी के 2 उपग्रह हमने भेजे और पुरानी पीढ़ी के 9 उपग्रह भेजे, जिसमें से अभी 6-7 कुछ और भी खराब होने की अभी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर 7 उपग्रह वहां पे 9 उपग्रह भेजे, 2 यहां पर भेजे, कुछ असफल हो गए, कुछ सफल हो गए। कुल मिलाकर अभी इतने उपग्रह भेजे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बच्चों आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें मैंने जानकारी दे दी कि भारत का जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम होगा वो किस आधार पर काम करेगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं सोने वाले लोगों के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, इरनस जो है वो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। ये पूरी दुनिया में जो है सेवाएं नहीं देगा, ये पूरी दुनिया को कवर नहीं करेगा। कितनी दूरी में कवर करेगा, 1500 किलोमीटर चारों तरफ के एरिया को कवर करेगा। कितने सैटेलाइट इसमें यूज होंगे, 7 सैटेलाइट यूज होंगे, ठीक है, 7 सैटेलाइट यूज होंगे। किस तरीके की सेवाएं देगा बच्चों, 2 तरीके की सेवाएं देगा। एक मानक पोजिशनिंग सर्विस कहा जाएगा जो आम जनता को मिलेगी, प्रतिबंधित सेवा जिससे जो खास जनता को यानी कि सेना, सुरक्षा एजेंसी को दिया जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पहला उपग्रह इस सीरीज का कब भेजा, 2013 में। नाम क्या था, इरनस 1A। इरनस सीरीज का लास्ट उपग्रह भेजा गया 2018 में। नाम क्या था, इरनस 1I। नई पीढ़ी के नेविगेशनल सैटेलाइट कब हमने भेजने शुरू किए, 2023 में। नाम क्या था, एनवीएस 01, और एनवीएस 02 अभी 2025 में भेजा, लेकिन वो असफल हो गया, ठीक है। तो होप कि बच्चों ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि भारत अपना नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम कैसे भेज रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने ग्लोबल क्यों नहीं बनाया, तो बच्चे सबसे बड़ी बात आती है यही, पैसा। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। जानते हो एक एक उपग्रह भेजने में 550, 600, 1000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि इतने हम उपग्रह भेज पाए। हाँ, अभी पहले 7 उपग्रह भेजकर 7 उपग्रह सही से काम करें और उसका कॉन्स्टलेशन कंप्लीट हो जाए। फाइनली जो है हम लोग अपना काम शुरू कर दें, लोकल लेवल एरिया पे काम शुरू कर दें, क्षेत्रीय स्तर पर काम शुरू कर दें। उसके बाद भगवान पैसा देगा तो फिर हम ग्लोबल स्तर पर भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे फ्यूचर में जाएंगे। लेकिन अभी कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर तो काम करना शुरू कर दें। कम से कम हमारे जो जहाज हैं, हमारे पानी के जहाज हैं, हमारे फाइटर जेट हैं, हमारी मिसाइलें जो हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड तो ना रहे कि अमेरिका कह दे एक दिन कि नहीं भैया हम जीपीएस अपना नहीं दे रहे हैं और हम तुम पाकिस्तान पे हमला तो पाकिस्तान पर हमला अगर करोगे तो हम जीपीएस नहीं देंगे, और पता लगा जीपीएस की सेवाएं हमें बंद कर दे तो हम पता लगा अपने फाइटर जेट जो है उड़ा ही ना पाए, और पता लगा पाकिस्तान हम पर हमला करे हम उन पर कर ही ना पाए। तो कम से कम हम अपनी डिपेंडेंसी इस लेवल पर तो खत्म कर देंगे, फिर बागे भगवान देगा तो और अच्छे अच्छे उपग्रह भेजेंगे, पूरी दुनिया में को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम रीजनल स्तर पर कवर करने का प्लान कर रहे हैं और प्लान उसको लगभग
हमारी सेवाएं धीरे धीरे शुरू कुछ जगह पे हो गई हैं, जैसे कि समुद्री जगहों पर शुरू हो गई हैं, और अभी क्षेत्र हमारे जो ये थल स्थल पर यानी हम लोग अभी यूज इसको नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वक्त में इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई ये सारी चीजें? जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया प्राची सेन। बिल्कुल। हाँ जी शकुन त्रिपाठी, ये इंडिया के चारों तरफ के लिए है, इंडिया के लिए है, और इंडिया के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसके लिए है। बहुत बढ़िया। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए, स्लाइड बदल दे रहा हूं। बहुत सही बात कह रही हैं प्राची, हमारा भारत महान है।
अब हिना खान इसका जवाब आप खुद देंगी बेटा। अब खुद थोड़ा सा पुराना रिवाइज करिए, पुराना देखिए, जो 3 दिन से मैं लगातार जो है वो चिल्ला चिल्ला के सारी बातें बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मुझ पर तरस उरस खाया कीजिए। अच्छा लगेगा मुझे भी कभी कभी कि मेरे बच्चे, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत जो है वो सारे बच्चे कर रहे हैं। कहाँ पर भेजा जाएगा ये अब आप खुद इस पता करें। तो 100 उपग्रह हम लोगों, 100 उपग्रह जो है वो 100 उपग्रह बच्चों जो है वो भारत ने प्रक्षेपित किए हैं टोटल। ठीक है, 100 उपग्रह भेजे हैं। तो उस पर तो ये जो हम लोगों ने 29 जनवरी को भेजा था, ये 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया था। आ रही बात समझ में? हाँ, आ गई वॉइस, मुझे पता है, वो मैंने म्यूट कर दिया था तो अब आ गई है, परेशान मत हुआ कीजिए, मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया था। तो भारत जो है वो बहुत सारे उपग्रह ऑलरेडी प्रक्षेपित कर चुका है, ये 100वीं उड़ान थी ये वाली। चलिए, तो अभी हम लोग इसका उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं बच्चों? इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज हो सकता है भारत के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का? सबसे पहले तो इसका उपयोग परिवहन में, स्थलीय, ये सब बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, बस ये है कि इसको इस स्तर पर आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। परिवहन, स्थलीय परिवहन, हवाई परिवहन, समुद्री परिवहन, यानी कि जो फाइट हमारे हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, चाहे हमारे पानी के जहाज उड़ान भरते हैं, सॉरी चलते हैं, पानी में चलते हैं, या हमारी गाड़ियां चलती हैं, हम लोग इंडिविजुअल कभी कहीं पर जाना होता है तो जीपीएस खोलकर बैठ जाते हैं कि कहां पर कैसे पहुंचना है, तो उन सब जगहों पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो परिवहन में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा स्थान आधारित सेवाएं देने में, स्थान आधारित सेवाएं में कहते नहीं है कि हमारी दुकान जो है वहां पर है, कैसे पता चलेगा वहां पर है, उस लोकेशन पर है, अच्छा मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो लोकेशन, तो स्थान आधारित सेवाएं डिजिटल मानचित्र मार्गदर्शन में सहायक होगा। ठीक है, आपकी दुकान कहां पर है, अच्छा मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा। तो जो लोकेशन शेयर करते हैं अभी हम जीपीएस की मदद से करते हैं, कल फ्यूचर में जो है हम अपने इरनस की मदद से करेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत गतिशीलता, व्यक्तिगत गतिशीलता का मतलब हम जब पर्सनल लेवल पर चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, ठीक है, कहीं हमें जाना होता है तो वहां पर भी हम इसका यूज कर पाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे कहीं पर पता चला कि यहां पर लोहे की खान है, यहां पर कोयले की खान है, कहां पर है, इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में लोहे की खान है या आपका जो है वो कोयले की खान है, तो हमें जब लोकेशन पता होगी तो वहां पर उसकी निगरानी और उसको उसकी जो है वो कह सकते हैं लोकेशन जो है वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि भाई इस एरिया में मौजूद है। जैसे अभी बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज मिली है, तो वो लोकेशन जो होती है वो कैसे हम करते हैं, जीपीएस
जीपीएस की मदद से करते हैं, और वो अब जो है वो इरनस की मदद से करेंगे। इसके अलावा भौगोलिक सर्वेक्षण, कृषि, शहरी नियोजन के लिए उच्च सटीकता वाले डेटा प्रदान करना। मतलब ये हो गया कि कल जो है वो आपको एक सड़क बनानी है, तो सड़क बनानी है, कहां से बनानी है? मान लीजिए दिल्ली में आपको जो है दिल्ली और गाजियाबाद में एक फ्लाईओवर बनाना है, तो दिल्ली गाजियाबाद का फ्लाईओवर कहां से शुरू होगा, कहां पर पहुंचेगा, इसके लिए आप जीपीएस का यूज करते हैं कि कौन सा रास्ता जो है वो मतलब कहां से शुरू होगा, कहां पहुंचेगा, और कौन सा सही रूट अपनाया जाए जिसकी मदद से हम अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता कर सकें। तो इस तरीके से कोई भी सर्वेक्षण करने में, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं शहरी विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, वहां पर भी लोकेशन बेस्ड जो सर्वेक्षण करने में या अनुसंधान करने में हम जीपीएस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डिजिटल घड़ी होती है, या आपका जो कंप्यूटर होता है, या आपका जो मोबाइल होता है, उस पर जो एग्जैक्ट टाइम बताता है, जैसे कि हमारा भी फोन वही टाइम बता रहा होगा जो तुम्हारा फोन बता रहा होगा, तुम्हारा लैपटॉप वही इस वक्त टाइम बता रहा होगा जो मेरा लैपटॉप बता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत भर में या पूरी दुनिया भर में ये जो एक टाइमिंग बताई जाती है एक पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, मान लीजिए भारत में सब लोगों की टाइमिंग लगभग एक जैसी बताई जाती है, वो किस पर आधारित होती है? वो यही जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी मदद से लोकेशन बेस्ड जो है वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर पे, हमारे स्क्रीन पर आता है, फोन सब जगह पर आता है। तो ये सर्विसेज अभी जीपीएस की मदद से होती हैं। हमारे फोन पर जो टाइमिंग आती है कल फ्यूचर में इरनस की मदद से हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी जीवन की सुरक्षा संबंधित चेतावनी, मतलब यह होता है कि आजकल हम लोग एप्पल आई वॉच पहन रहे हैं या बहुत सारी डिजिटल घड़ियां पहन रहे हैं जो थोड़ी महंगी वाली होती हैं, उसमें एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? कि अगर आप गिर जाइए, आप जैसे गिरेंगे वैसे ही आपकी जो घड़ी है उसको जर्क जैसे महसूस होगा, जैसे उसको जर्क महसूस होगा वो सीधे जो है ट्रांसमिट कर देगी डेटा जो है इमरजेंसी के हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड होती हैं, और वहां पर आ जाएगा कि एक इंसान इस लोकेशन पर गिरा हुआ है। वो लोकेशन ट्रैक कर लेती हैं घड़ियां, और फिर कहीं पर भी जर्क उनको तेजी से लगता है तो वो सीधे एसओएस यानी कि इमरजेंसी सिग्नल भेज देती हैं हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल वाले उस लोकेशन के पर आधारित जो है वो सर्विसेज, उस लोकेशन पर आधारित जो है वो रास्तों का पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं, और सही समय पर सही इंसान को मदद मिल जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। ऐसे अभी हाल फिलहाल में एक भारत के कोई कंपनी के सीईओ थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो बेचारे गिर गए कमरे के अंदर, तुरंत पता चला, वहां पे इमरजेंसी में उन्होंने नंबर दे रखा था, तुरंत हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई, उनको ले गई और उनकी जान बच गई। तो ये जो जीवन की सुरक्षा संबंधी चेतावनियां होती हैं उनमें भी इसकी सहायता, नेविगेशन सिस्टम की सहायता ली जाती है। तो हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं, कल फ्यूचर में जो है वो इरनस का यूज करेंगे। आज समझ रहे हैं बात? बता, आपको कहीं पर आग लगी हुई है, आपको कहीं पर जो है वो मान लीजिए कि तूफान आ गया है, आप फंसे हुए हैं, वहां पर आप अपनी लोकेशन बता दीजिए, तो आपकी सहायता के लिए लोग पहुंचेंगे। तो इन सब में आप लोग किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? जीपीएस का यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इरनस का यूज किया जाएगा। तो कहां कहां पर हमारा इरनस, कहां कहां पर हमारा नाविक यूज हो सकता है, ये सारी बातें यहां पर मैंने नोट कर दी हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि इनका अनुप्रयोग कहां पर होगा। ये जो हमारा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है बच्चों, इसका अनुप्रयोग यानी इसका जो एप्लीकेशन है वो कहां पर होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है।
समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लिया? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में इरनस का यूज करेंगे। ठीक है, और अभी जो है हम लोग किसका यूज कर रहे हैं बेटा? हम लोग यूज कर रहे हैं आपका जीपीएस का। ठीक है, तो मुझे लगता है जीपीएस सिस्टम आपको पूरा हमारा इरनस सिस्टम समझ में आ गया। फिर से बता दे रहा हूं, लोकेशन के लिए, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ठीक है, हम लोग जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग किसका यूज करते हैं? अमेरिका के जीपीएस का यूज करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ गैलीलियो का यूज करती है, रूस ग्लोनास का यूज करती है, चीन कंपास का यूज करती है। लेकिन भारत जो है अब अपना कुछ क्षेत्रीय स्तर पर एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसे एरनस या नाविक के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम 1500 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया को कवर करेंगे। 7 सैटेलाइट की मदद से कवर करेंगे। 2 तरीके की सेवाएं हमें दी जाएंगी इसके अंतर्गत, एक आम जनता को, दूसरा कुछ सेना और सुरक्षा एजेंसियों को। इस तरीके की सेवाएं देने के लिए हम लोगों ने 2013 से इरनस सैटेलाइट भेजने शुरू किए। 2018 तक हमने इसको भेजकर कंप्लीट कर लिया। अब नई पीढ़ी के नए सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं एनवीएस नाम के, जिसमें 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं, एक सफल हो गया है, असफल हो गया है। इनकी जो सर्विसेज आपको मिलेंगी वो उससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि परिवहन में, स्थान आधारित सेवाएं देने में, व्यक्तिगत गतिशीलता में, संसाधन निगरानी में, सर्वेक्षण में, वैज्ञानिक अनुसंधान, समय प्रसार, जीवन की सुरक्षा संबंधी चेतावनी में, इन सब जगहों पर इनका उपयोग है बच्चों। ठीक है, तो ये बात होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब एक और सिस्टम है जिसके बारे में यहां पर बात करनी जरूरी है, जिसका नाम गगन सिस्टम है। गगन सिस्टम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये गगन सिस्टम क्या होता है बच्चों? गगन सिस्टम किस तरह से काम करता है? गगन सिस्टम किस तरीके का काम करेगा, उस पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो बच्चों, गगन जो होता है, गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी यूपीएससी में ये बात, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो गगन क्या है बच्चों? गगन जो है वो एक तरीके का जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसे कहा जाता है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन एक तरीके का एसबीएस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? एसबीएस सिस्टम है। अब ये एसबीएस सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेशन सिस्टम इसे कहा जाता है। आखिर इसका क्या मामला होता है, आखिर ये क्या चीज होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हाँ, नहीं, हम नहीं अभी करते हैं, सिर्फ यही अमेरिका के जीपीएस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे समझिएगा। असल में बच्चों, आप लोगों ने जब कभी भी कोई भी अगर आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पर जब कभी भी हमारे जहाज जो हैं, ठीक है, हवाई जहाज जो होते हैं, जब किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं या किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, लैंड करने के लिए या उड़ान भरने के लिए बच्चों, हमेशा क्या होता है कि बड़े बड़े एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो रडार सिस्टम से चलते हैं, उनका उपयोग किया जाता है किसी भी हवाई जहाज को किसी स्थान पर लैंड कराने के लिए, किसी एयरपोर्ट पर या किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ कराने के लिए हमेशा एटीएस सिस्टम का यूज किया जाता है। एटीएस का मतलब होता है एटीसी सिस्टम का, सॉरी, एटीसी सिस्टम का यूज किया जाता है,
जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चों, इसमें रडार्स लगे होते हैं और ये रडार की मदद से क्या होता है, हम अपने जहाजों को गाइड करते हैं, अपने जहाजों को लैंड कराने में मदद करते हैं कि अब तुम सही सलामत जो है वो रनवे पर लैंड कर जाओ और अब तुम जो है उड़ान भर दो। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि एटीसी जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वो रडार की मदद से, रडार की हेल्प से हमारे हवाई जहाजों को लैंड करने में मदद करता है या वहां से उड़ान भरने में मदद करता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये ऐसे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है और हर जगह ये टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आप हर एयरपोर्ट पर इसका उपयोग करेंगे तो ये काफी कॉस्टली पड़ती है और साथ ही साथ जो है वो कभी कभी एटीसी जो है वो सही से गाइड नहीं कर पाती है। हमारे जो पायलट्स होते हैं, हवाई जहाज के अंदर पायलट्स होते हैं, तो उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से कभी कभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मतलब कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो एटीसी अच्छा तो है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन इस ये हमारे जो पायलट्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं एटीसी पर कि कब हम जहाज को लैंड कराएं, कब जहाज को उड़ान भराएं। और कभी कभी अगर एटीसी की गलती हो गई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की अगर गड़बड़ी हो गई तो हमारे जो, क्योंकि पूरी तरह से हमारे, मैंने बताया ना कि हमारे जो पायलट होते हैं वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं एटीसी पर, और एटीसी ने सही गाइड किया तो हमारे जहाज जो है सही सलामत उतर जाते हैं। और कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई या कोई मानवीय भूल हो गई तो ये सही से नहीं लैंड कर पाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए, इसको सस्ता करने के लिए और बेहतर करने के लिए दो कमियां मैंने बताई एटीसी की। पहली तो बहुत महंगी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती हैं, और दूसरी मैंने बताया कभी कभी मानवीय या तकनीकी भूलों के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सस्ता हमारा जो पूरा का पूरा ये जो गाइडेंस सिस्टम है, हमारे हवाई जहाजों का जो ये गाइडेंस सिस्टम है, इसको सस्ता करने के लिए और सटीक बनाने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का अब यूज कर रहे हैं उसे एसबीएस सिस्टम बोलते हैं, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम कहा जाता है उसे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये तीसरी बार बता रहा हूं। क्या मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि जब कहीं पर भी हमारे हवाई जहाज किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं या वहां से उड़ान भरते हैं तो ये उनको गाइड जो करता है वो कौन करता है? एटीसी करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करता है, जिसमें कुछ इंसान का उपयोग किया जाता है, कुछ रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, ये टेक्निकली काफी महंगा ये एटीसी पड़ता है। दूसरा जो है कभी कभी मानवीय भूल या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है हमारा हवाई जहाज, हमारा जो पायलट होता है वो एटीसी पर। एटीसी जैसे गाइड करेगा वैसे काम होगा, लेकिन कभी कभी गाइडेंस सिस्टम में कमी हो जाती है, कांटेक्ट लॉस हो जाता है, ऐसी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि हमसे हमारे जहाजों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हम लोगों ने सटीकता बेहतर करने के लिए, कम खर्चा, इस एटीसी के खर्च को बचाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है एसबीएस सिस्टम। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो एसबीएस सिस्टम का यूज कर रहा है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम का यूज कर रहा है। क्या है ये सिस्टम? इस सिस्टम में हम एटीसी पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करेंगे। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर ऐसा नहीं है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का यूज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी कम करेंगे, यानी कि अपने जो हमारे जो पायलट्स हैं उनको थोड़ा स्वायत्त बनाएंगे, उनको थोड़ा ऑटोनॉमी देंगे। कैसे ऑटोनॉमी देंगे? ऐसे कह देंगे कहीं उतार लो, नहीं भैया, हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है हवाई जहाजों को लैंड कराने के लिए, हवाई जहाजों को टेक ऑफ कराने के लिए हम लोग जो है एटीसी पर डिपेंडेंसी को कम करेंगे और सैटेलाइट पर डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे। यानी इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसका नाम ही है एसबीएस सिस्टम। एसबीएस सिस्टम का मतलब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, यानी कि अब जो हमारे हवाई जहाज उड़ान भरेंगे या लैंड करेंगे या रास्ता तय करेंगे वो सैटेलाइट्स के लगातार संपर्क में रहेंगे। सैटेलाइट की मदद से वो अपने रास्ता ढूंढेंगे, सैटेलाइट की मदद से वो जब देखेंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं तो वो वहां पर लैंड करेंगे, और सैटेलाइट जब उन्हें मतलब सैटेलाइट के हिसाब से ही वो अपना इंस्ट्रक्शन लेते हुए क्या करेंगे, वहां से उड़ान भरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी एटीसी पर खत्म नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, टेक्निकल फॉल्ट होने की दिक्कत कम होगी, कभी कनेक्शन लॉस हो गया ये वाला एरर कम होगा, और हमारे हवाई जहाज जो है सबसे छोटा और सबसे सरल रास्ता अपनाते हुए अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा होगा इसका। तो हम लोगों ने जो इसमें सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम को डेवलप
किया है, इसमें हम लोगों ने जीपीएस सैटेलाइटों का यूज करना शुरू किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स का यूज करेंगे और जीपीएस सैटेलाइट के साथ साथ अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसमें से एक GSAT-8 होगा, ठीक है, GSAT-8 होगा, GSAT-10 होगा और GSAT-15 होगा, ठीक है। इस तरीके से तीन तीन हम अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 का यूज करेंगे, प्लस जो है वो जीपीएस सैटेलाइट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत जो है वो क्या करेगा बच्चों, जीसैट 8, 10 और 15 प्लस इसको जीपीएस सिस्टम के साथ जोड़कर, ठीक है, जोड़कर ये हमारे हवाई जहाजों को, ठीक है, गाइड करेगा, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, SBAS। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो अपना एसबीएस सिस्टम यूज कर रहा है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट की मदद से वो रनवे पर लैंड करेगा, रनवे से उड़ान भरेगा, रास्ता तय करेगा, सस्ता, ये जो एसबीएस सिस्टम क्या मैंने बताया, कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा है और सटीक पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना कम होगी, सस्ता होगा, सटीक होगा और दुर्घटनाएं जो होंगी, दुर्घटना कम होगी इसकी वजह से, ठीक है। तो सस्ता, सटीक और दुर्घटना कम होगी, इसके लिए हम एसबीएस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इस एसबीएस सिस्टम में एसबीएस सिस्टम का उपयोग जब हम करेंगे तो एटीसी पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी और हम सैटेलाइट से जो है सैटेलाइट पर बेस्ड जो है वो हम लैंडिंग या जो है वो टेक ऑफ करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट तीन सैटेलाइटों का उपयोग किया है और जीपीएस सैटेलाइटों का यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों को एसबीएस सिस्टम कहलाता है। अब एसबीएस सिस्टम का हमने जो भारतीय नाम दे रखा है उसे गगन कहते हैं, जैसे हम हर चीज का अपना नाम दे देते हैं ना, तो उसे गगन कहते हैं। और उसका फुल फॉर्म क्या रखा है हमने, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो टेक्निकली इसे क्या बोला जाता है बच्चों, एसबीएस सिस्टम, और जो हम भारत में इसको नाम दे रहे हैं उसका नाम क्या रखा गया है, गगन, यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसे रखा गया है, ठीक है। दुनिया में हम चौथे देश हैं जो इस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भारत जो है गगन नाम से यूज करता है, अमेरिका वास नाम से यूज करता है, यूरोप इग्नोस नाम से यूज करता है और जापान MSAS नाम से यूज करता है। तो दुनिया के चौथे ऐसे देश हैं जो हम इस एसबीएस सिस्टम का यूज करेंगे, हमारा गगन कहलाता है और बाकियों का अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझ लीजिए, भारत में पहली जो विमानन एजेंसी है या कह सकते हैं कंपनी है जो इसका उपयोग कर रही है, वो कौन कर रही है, वो कर रही है आपकी इंडिगो। तो इंडिगो जो एयरलाइंस है वो सबसे पहली कंपनी भारत की बनी, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस, जिसने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये किसका प्रोजेक्ट है बच्चों, ये इसरो का प्रोजेक्ट है, प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये किसका प्रोजेक्ट है बच्चों, इसरो का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि गगन क्या है। गगन, कई लोग जो है गगन और एरनस को सेम ही थोड़ा बहुत जो पढ़ लेते हैं, गगन और एरनस को सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गगन अलग चीज है, एरनस अलग चीज है। एरनस जो मैंने बताया हमारा नेविगेशन सिस्टम है, और जो गगन है वो हमारा जो है वो एक तरीके से हमारे जो हवाई जहाजों को मदद करने वाला ये सिस्टम डेवलप किया गया है। हाँ, अभी फ्यूचर में हम इसका उपयोग जो है वो धरती पर रेलवे में भी करने जा रहे हैं, इसके अलावा जो है पानी के जहाजों में भी यूज करने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम इसको कहां पर यूज कर रहे हैं, विमानन में इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह से सिस्टम की तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको 2-3 लाइनों में लिख लीजिए सारी चीजें, जिससे कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा जल्दी से बच्चों, ध्यान से जल्दी से 2-3 लाइनों में लिख दीजिए, फिर ये उतार लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए कि लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा गगन, गगन, गगन एक सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है, एक सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है। गगन एक सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है, सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है। सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है
जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग भारत में भारत में भारत में विमान सेवाओं विमान सेवाओं को सस्ता सस्ता सटीक सस्ता सटीक सस्ता सटीक तथा दुर्घटना रहित बनाए जाने के लिए दुर्घटना रहित बनाने के लिए किया जा रहा है। सस्ता सटीक और दुर्घटना रहित बनाने के लिए किया जा रहा है किया जा रहा है किया जा रहा है किया जा रहा है जिसमें विमानों को निर्देशित करने के लिए जिसमें विमानों को निर्देशित करने के लिए जिसमें विमानों को निर्देशित करने के लिए जीपीएस सैटेलाइटों जिसमें विमानों को निर्देशित करने के लिए जीपीएस सैटेलाइटों तथा दूर संचार उपग्रहों जीसैट 8, 10 और 15 का उपयोग तथा दूर संचार उपग्रह जीसैट 8, 10, 15 का उपयोग किया जाता है किया जाता है किया जाता है उपयोग किया जाता है किया जाता है यह सिस्टम इसरो एवं यह सिस्टम इसरो एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 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 संयुक्त मिशन है संयुक्त मिशन है या संयुक्त उद्यम है संयुक्त उद्यम लिखिएगा संयुक्त उद्यम है। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। हम लोग अपनी एटीसी पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए और साथ ही साथ सस्ता सटीक और दुर्घटना रहित जो है वो अपनी विमान सेवाओं को देने के लिए हम लोग एटीसी पर डिपेंडेंसी कम करके और हम क्या करने जा रहे हैं, इस बीएस सिस्टम का यूज करेंगे जिसे गगन नाम से जाना जाता है, जिसमें हम जीसैट सैटेलाइटों तथा जीपीएस की मदद से हमारे जो पायलट्स होंगे वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे, लैंड करेंगे, उड़ान भरेंगे, जिससे क्या होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, सटीक हो जाएंगी और
बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता भी दी, लिख भी दी। ठीक है, इसके आगे ये भी लिख लीजिएगा, दुनिया में केवल 4 देश ऐसा करते हैं जिसमें भारत शामिल है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बता दोगे? सब लोग बता दोगे? मजा आया इस चीज जानकर? लिखवा भी दिया, पढ़ा भी दिया, बाकी आगे की बातें तुम। हाँ, ये भी करना आप शुरू कर रहे हैं। पहले सिर्फ हवाई जहाज ही वो करते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है, अब सब धीरे धीरे हमारी धरती पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। नोट कर लिया इसे बच्चों? इसको नोट कर लिया है? अब देखिए बच्चों, अब क्योंकि हम लोगों ने इसको वहां पर मतलब हवाई जहाजों में इसका उपयोग कर लिया सटीकता के लिए, ठीक है, सही जगह पर हम पहुंच जा रहे हैं, सही जगह पर लैंड कर जा रहे हैं, ठीक है, दुर्घटना रहित विमानन के लिए इस सब का उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसका उपयोग और जगह भी करने जा रहे हैं, गगन सिस्टम का मतलब गगन सिस्टम हवाई जहाजों के उसमें हवाई सेवा क्षेत्र में सफलता के बाद हम इसका जो यूज है वो अब सड़क, रेल और गाड़ियों के सही नेविगेशन के लिए भी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा समुद्री जहाजों और बंदरगाहों की सटीक स्थिति पता करने के लिए जो है वो भी वहां पर भी इस गगन का यूज करेंगे। इसके अलावा कृषि प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि सही जगह पर सही तरीके की जो है वो कृषि हो सके, ठीक है, सही से बीज पहुंच सके, सही से उर्वरक पहुंच सके, सही से सिंचाई पहुंच सके, सही जगह पर सही चीजें पहुंच सके, तो उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। सर्वे और मैपिंग करने के लिए, भूमि एवं संसाधन सर्वे करने के लिए भी इसका यूज करेंगे, और राहत कार्य और लोकेशन ट्रैकिंग करने के लिए हम आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग करेंगे। तो गगन सिस्टम अभी हम लोग हवाई जहाजों के सुरक्षित और सटीक लैंडिंग के लिए कर रहे थे, लेकिन अब और भी जगह इनका उपयोग किया जा रहा है बच्चों। तो यह अन्य जगहों पर कहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है उसको भी यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग सिर्फ वहीं पर यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर भी हम लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि अदर कौन सी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए इसे।
नोट कर लिया बच्चों? नोट हो गया? ठीक है, नोट कर लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल आपको जीपीएस सिस्टम भी, आपको गगन सिस्टम भी समझ में आ गया और इरनस सिस्टम भी समझ में आ गया। अक्सर ज्यादातर लोगों से जब तुम पूछोगे बच्चों, तो ज्यादातर लोग इरनस को ही गगन बता देते हैं, गगन को इरनस बता देते हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं बता सकते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों से मैंने बात करी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों से मैं जब सवाल पूछता हूं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे जो है और लोगों से भी, बड़े लोगों से भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों अब आप बिल्कुल क्लियर बताइएगा। कोई पूछे भैया कहिए इरनस अलग चीज है, गगन अलग चीज है। इरनस का उपयोग, गगन का उपयोग लगभग लगभग सेम तरीके से होता है, लेकिन इरनस जो है वो एक हमारा नेविगेशन सिस्टम है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और गगन जो है वो एक तरीके से कहा जाता है कि हमारी जो विमानन सेवाएं हैं या परिवहन सेवाएं हैं उनमें सटीकता लाने के लिए हम लोग जो है वो दूसरों पर डिपेंड ना रहें। जैसे मान लो सीधी सी बात है कि हम कहीं पर जा रहे हैं और पता लगा किसी से बार बार पूछ के जा रहे हैं कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस जगह पे पहुंचना है, ठीक है, और बार बार उसे फोन करें, बीच में मान लो उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए। सिंपल सा समझो कि डिफरेंस क्या है, सिंपल सा समझो कि उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए। अब फोन स्विच ऑफ हो जाए तो हम जहां पर हैं वहीं अटक जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे अच्छा भैया सीधे तुम अपना कनेक्ट हो जाओ अपने सैटेलाइट से, और एक बार डालो कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, वो तुम डिसाइड करो। तो ये डिफरेंस होता है बात समझ में? तो ये सारी चीजें डिफरेंस होती है। बताओ, तो ये जीपीएस जो गगन है और इरनस क्या है, पूरा फुल फ्लेज नेविगेशन सिस्टम है ना। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बता दोगे किसी को, दूसरों को बता दोगे? ठीक है, दूसरों का मतलब एग्जाम में बता दो, दूसरों को बता पाओ ना पाओ। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है? और दूसरों को भी बताओ तो अच्छी बात है ना, जब पता चले कि कौन सलीम सर से पढ़ रहा है और कौन और लोगों से पढ़ रहा है। ठीक है, जाके भौकाल वो जब नॉन साइंस स्टूडेंट मेरा जाके कहे कि नॉन साइंस स्टूडेंट जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो जाकर साइंस वाले से कहे चलो लेट्स टॉक अबाउट साइंस, चलो बातें करते हैं साइंस की, चलो बातें करते हैं जीपीएस सिस्टम की, तब मजा है, तब तो बात अलग है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? करोगे इतना गर्व हमको दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे तुम लोग? बिल्कुल मचा दोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रक्षेपण यान की, यानी कि लॉन्च व्हीकल्स की हम लोग आज बात करेंगे। लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए, ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने सारे सैटेलाइट्स पढ़ लिए। ठीक है, सारे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा, अभी सैटेलाइट के अभी मिशंस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने वेदर सैटेलाइट के बारे में देखा, हम लोगों ने नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में देखा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं और इनके सारे सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, सब बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि उन रॉकेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रॉकेट इन सैटेलाइटों को ले जाकर ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। हम लोगों ने ऑर्बिट्स को पढ़ लिया, जितने भी सैटेलाइट सिस्टम है उनको पढ़ लिया। अब हम लोग उस रॉकेट के बारे में बात करेंगे जो रॉकेट इन सैटेलाइटों को ऑर्बिट में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल अजय तनु। ठीक है, तो हम लोग उन रॉकेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान। ठीक है, अब ये लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान बच्चों भारत के पास जो हैं और जो बनाने वाले हैं हम लोग, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो भारत के पास, बिल्कुल पेन रोक करके समझिएगा, भारत के पास जो लॉन्च व्हीकल हैं, रॉकेट हैं, अभी हमारे पास जो है वो है
PSLV है। PSLV मतलब कि ध्रुव पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, दूसरा है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये अभी हमारे पास है। ठीक है, हम लोग एक बना रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान। और चौथा हमने बना लिया है SSLV। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। और एक और अभी हम लोगों ने अभी इसी साल इंट्रोड्यूस किया है, मतलब प्रोजेक्ट बताया है कि हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, NGLV, न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का जो है वो लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिसे सूर्या के नाम से जाना जाएगा, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? NGLV, न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, न्यू या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल, तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग इस वक्त सूर्या के नाम से जानते हैं, मतलब सूर्या का भी ऐसे नाम दिया गया है, तो उसको हम लोग बनाएंगे, मतलब इस साल प्रपोज किया गया है, अभी इसको शुरू कर रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चों हम इन 5 लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV के बारे में, GSLV के बारे में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके अलावा RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और NGLV का मतलब है न्यू या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसे अभी सूर्या के नाम से जाना जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एक के बारे में हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये 5 हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। नोट कर लिया बच्चों? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया इसे। तो ये 5 तरीके के लॉन्च व्हीकल्स हैं बच्चों। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV, और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LV का मतलब लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और सूर्या। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, समझेंगे कौन सा रॉकेट किस तरह से है और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और किस तरीके से ये
करता है, मतलब किस तरीके से ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एग्जैक्टली पीएसएलवी से स्टार्ट करेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, सॉरी इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा एक मतलब एक टेक्निकल क्लास, मतलब एक दूसरी क्लासेस आज हम लोगों की थोड़ा सा हैं, मतलब मेरी पर्सनल क्लासेस हैं, दूसरी एक क्लास है जिसका टाइमिंग कुछ क्लैश कर रहा है, तो उसकी वजह से अभी हम लोगों मेरे पास जो है वो एक सूचना आई है, क्योंकि उसमें तो उसमें जो है वो क्लास जो है वो थोड़ा सा पहले लग गई है, तो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा, जो आधे अभी 10-15 मिनट बाद ही शुरू हो जाएगी, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों थोड़ा सा मैनेज करिएगा कि आज हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग कल इसको फ्रेश, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको पूरा मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है, 10-15 मिनट और चल पाएगा, 10 मिनट चल पाएगा। तो ओवरऑल आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद कल हम लोग बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार कहानी आपको बताऊंगा इस पूरे कैसे लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया गया, किस तरीके से डेवलप किया गया, कैसे इसका फायदा मिला, कौन से पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है, जीएसएलवी और आरएलवी में क्या डिफरेंस है, एसएसएलवी में क्या डिफरेंस है, और हम लोग जो फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, सब कुछ बताऊंगा। बहुत मजा आएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा आज थोड़ा सा एक दिक्कत है। होप कि आप सब बच्चे मैनेज करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा पहले रोकते हैं, उसके बाद जो है कल हम लोग इस पर पीएसएलवी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रोकते हुए कल की उम्मीद में कि कल शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, इन सारी चीजों को बच्चों रिवाइज कीजिए। आज ये पूरी जो भी बताया गया वो बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू सो मच सूर्याश राती ट्रेडर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कल बिल्कुल सही टाइम पे आइएगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल शुरू से क्लास करनी है।